अभी हम लोग फी मॉड्यूल पे काम कर रहे थे और लास्ट सेशन के अंदर एक क्वेश्चन ये था कि सर अभी कोई भी बच्चा अगर फी पे कर रहा है तो जो भी ऑपरेटर है या जो भी उसका एंट्री कर रहा है, जब एंट्री करेगा तो ऐसा एक वैलिडेशन, एक चेकिंग हम लोग चाहते हैं कि जो भी बच्चा अपना फी पे कर रहा हो जिस कोर्स में है, तो उसका जो फी है जो वो सबमिट कर रहा है अभी और जो पहले कर रहा किया हुआ है, वो सारा ऐड करने के बाद कोर्स फीस को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, मैनुअली यहाँ पे वैसा कोई वैलिडेशन आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे मैनुअली कोड हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि जो भी बच्चा का भी रिसीट आप काट रहे हैं, जो भी स्टूडेंट का काट रहे हैं, उसका अभी तक कितना फी सबमिट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो बच्चा जिस कोर्स में इनरोल है उसका फी क्या है, और हम पहले चेक कर लेंगे कि जो अभी तक फी पे हुआ है और जो अभी तक पे हो चुका है और अभी जो पेमेंट कर रहा है, वो दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कोर्स फी को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर कोर्स फी को एक्सीड कर रहा है तो वहां पे फिर क्या होना चाहिए, एक एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए और वो सबमिट नहीं होना। तो पहला काम क्या है कि अभी तक वो कितना फी पे कर चुका है। तो हम लोग जब फी का मॉड्यूल बनाए थे, तो जब फी सबमिट कर रहे हैं तो वहां एक रजिस्ट्रेशन कोड आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक हम लोग लिंक्यू का क्वेरी रन करा रहे हैं। लिंक्यू का क्वेरी से क्या कर रहे हैं कि वो बच्चा जितना भी फी अभी तक पे कर चुका है, जिसका अभी रिसीट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबमिट करने जा रहे हैं, उसका टोटल निकाल रहे हैं। कैसे, कॉन्टेक्स्ट डॉट फी, ये तो सारा फी का डिटेल दे देगा, लेकिन हमको सारा नहीं चाहिए, हमको उस स्टूडेंट का चाहिए जिसका अभी फी काटा जा रहा है या उसका सबमिट किया जा रहा है। x.x का रजिस्ट्रेशन कोड इक्वल टू फी का रजिस्ट्रेशन कोड। फी क्या है, जो अभी हमारा सबमिट हुआ है। जिस भी स्टूडेंट का आपने अभी फी सबमिट किया उसका रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ आ जाएगा। ये पहले यहाँ तक क्या करेगा, यहाँ तक करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का अभी तक जितना ही फी पेमेंट किया है उसका सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं कि ठीक है, जो सारा रिकॉर्ड में से आप अमाउंट को निकालिए और उसका सम करिए और सम करके दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जिसका फी अभी सबमिट किया गया है वो कितना पेमेंट अभी तक दे चुका है, वो मेरे पास आ गया। दूसरा क्या चाहिए, जिस स्टूडेंट का फी सबमिट किया जा रहा है वो जिस कोर्स में इनरोल्ड है, उस कोर्स का कोर्स फी क्या है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो फी अभी तक पे कर चुका है और प्लस अभी जो सबमिट किया, दोनों को ऐड करने के बाद जो कोर्स का कोर्स फी है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर वो एक्सीड कर जाता है, दैट मीन्स कि वो ओवर पे कर रहा है, तो आपका वो फी सबमिट नहीं होना चाहिए। वो फी जो हमारा फॉर्म है फी वाला, उसके अंदर एक मैसेज चला जाना चाहिए जो फी इसका बच्चा का है वो कोर्स फी को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, उसको चेक करें। तो अब हम लोग इसके लिए पहला काम तो इजीली हो गया कि टोटल फी निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा था, तो उस टेबल में उस रजिस्ट्रेशन नंबर का फी टेबल में से सारा डिटेल निकाल लिए और उसका अमाउंट को सम कर लिए। लेकिन अब अगला काम क्या करना है कि वो स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लिया है उसका फी निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब हम लोग फी काट रहे हैं या जब भी हम लोग फी का जो फॉर्म बनाए हुए हैं उसमें कहीं पे भी कोर्स का कोई मेंशन नहीं किया हुआ। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे पहले उसका कोर्स निकालना होगा और कोर्स निकालने के बाद उसका फी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ज्वाइन से किया जा सकता है, वो ज्यादा आसान है, और एक और भी तरीका है, वो भी हम बता सकते हैं तुम लोग को। तो चलो पहला ज्वाइन वाला जो स्टैंडर्ड तरीका वो बता रहे। एक जुगाड़ तंत्र है, एक तुम्हारा क्या है स्टैंडर्ड तरीका। जुगाड़ वाला का गारंटी नहीं होता है, स्टैंडर्ड तरीका गारंटी है। तो अभी करना क्या होगा तुमको कि यहाँ पे ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आपके पास स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे हम लोग उसको क्या करेंगे, या रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे उसको कोर्स के साथ ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं देखो, यहां पे लिखेंगे वेर, हमको चाहिए क्या, कोर्स फी। कोर्स फी चाहिए, ये मिलेगा कहां से, ज्वाइन के लिए होता फ्रॉम, एक हम लोग एलियास लेते हैं एस इन, यहां देते हैं अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट का स्टूडेंट्स। मतलब हम पहला जो हम लोग टेबल लिए वो क्या लिए, स्टूडेंट, और उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, एस से। उसको ज्वाइन करना है किससे, कोर्स से। कोर्स का एक एलियास लेंगे इन अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्स। लेकिन जब भी कोई भी टेबल को हम लोग ज्वाइन करते हैं उसके बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन कॉलम कौन होगा, तो दोनों के अंदर हमारा क्या है, कोर्स कोड है। दोनों के अंदर क्या है, कोर्स कोड। पर देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि याद होगा टेबल के कोर्स के अंदर भी कोर्स कोड है, प्राइमरी की, और स्टूडेंट के अंदर हमारा क्या है, फॉरेन की है। यहाँ पे हो जाएगा ऑन, ये चीज हम लोग नॉर्मल एसक्यूएल में भी लिखते हैं, एस डॉट
कोर्स कोड इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, सी का कोर्स कोड, सी डॉट कोर्स कोड। इक्वल्स टू, ठीक है, डबल इक्वल्स टू होगा आई थिंक, यहाँ पे सी शार्प है ना, एसक्यूएल नहीं है। क्यों नहीं आ रहा सी, तो हम लोग लिए कोर्स, तो हम लोग लिए हैं, तो यहाँ सी डॉट कोर्स कोड, अच्छा इक्वल्स इक्वल्स होगा यहाँ पे एक्चुअली लिंक क्यू में इक्वल्स होता है, सी डॉट कोर्स कोड, सी डॉट कोर्स कोड हो गया, यहां तक हो गया। लेकिन हमको सारे स्टूडेंट का डिटेल तो चाहिए नहीं, ये तो सारा का दे देगा, तो हमको किसका चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक पर्टिकुलर देंगे हम लोग क्या देंगे, एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर। जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहां से आएगा, इक्वल्स टू फी का रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस स्टूडेंट का फी सबमिट किया गया है, ध्यान देना, जिस स्टूडेंट का फीस सबमिट किया गया है उसी स्टूडेंट का हमको क्या निकालना है, डिटेल निकालना, फिर उसको वो स्टूडेंट का जो कोर्स है उसको कोर्स के साथ ज्वाइन करना है। अब ये जब सारा कुछ हम लोग कर लिए, तब आपको अगला काम क्या करना पड़ेगा, तब आपको अगला काम ये करना पड़ेगा कि आपको अब इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं सेलेक्ट, पहले तो फर्स्ट और डिफॉल्ट कर लेंगे हम लोग, ये क्यों करते बताते हैं। लेकिन हमको उसमें से निकालना क्या है, आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कोर्स फी, आपको क्या चाहिए, कोर्स फी। तो यहां पे अब आपको सेलेक्ट देना पड़ता है कि उसमें से क्या निकालना है। के नीचे क्या करेंगे, सेलेक्ट, ये थोड़ा सा इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं देखने में, फ्रॉम एस ज्वाइन सी ऑन वेयर, ऐसे लिखने पे थोड़ा समझ में आता है। हाँ, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट। यहां पे हम लोग एक अभी क्या है कि ऐसा कोई मॉडल तो है नहीं जिसमें सिर्फ कोर्स फी जाएगा, हमको सिर्फ कोर्स फी चाहिए, तो यहां न्यू करेंगे, एक न्यू टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा, टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाएगा न्यू क्या, और उसमें एक प्रॉपर्टी होगा कोर्स फी नाम से होगा, कोर्स फी इक्वल्स टू फी का कोर्स फी। तो हम लोग बोले क्या कि हमको बहुत सारा डिटेल नहीं चाहिए, दो टेबल को ज्वाइन करिए। तो हमको ज्वाइन किस लिए किए, ज्वाइन इसलिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट का डिटेल था, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का तो कुछ था नहीं, इसलिए उसको ज्वाइन किए। और किसका डिटेल निकाले हम लोग, और किस स्टूडेंट के बेसिस पे डिटेल निकाले, तो जो रजिस्ट्रेशन कोड बता दी भाई इस स्टूडेंट का जो कोर्स कोड है वो पहले निकालिए, और उस कोर्स कोड का क्या निकालिए, कोर्स का इन्फॉर्मेशन निकालिए, और उसमें से उस कोर्स का क्या दे दीजिए, फी दे दीजिए। तो कोर्स फी आगे कहां स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब वेयर क्या करता है, मोर देन वन रिकॉर्ड दे सकता है, तो हम लोग बोले कि नहीं, हमको सिर्फ उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड, जो भी हमको पहला रिकॉर्ड मिल जाएगा, ऐसे आएगा पहला रिकॉर्ड ही। लेकिन वेयर क्या रिटर्न करता है, लिस्ट, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए फर्स्ट और डिफॉल्ट करना पड़ा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें भी एक ब्रेक पॉइंट लगा दिए, और हम लोग देखते हैं कि दोनों में आ क्या रहा है फीस सबमिट करने के बाद, हम लोग जो चाहे वो काम हुआ कि नहीं हुआ। जब भी दो टेबल को ज्वाइन करते तो दोनों में कोई कॉमन कॉलम होता, तो दोनों में कॉमन कॉलम में यहाँ बता दिए। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट का सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन था, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसलिए बता दिए क्या कि किस स्टूडेंट का हमको कोर्स चाहिए, तो बता दिए कि वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू जो फी का रजिस्ट्रेशन कोड है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ आ गए फी के अंदर, यहाँ ऐड करते हैं, तो लेते हैं किसका, आनंद संघ, कोई ले लो, मान लो जून का फी ले लेते, ट्यूशन फी 2000, डेट दे देते जून का, कोई हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट। जैसे ही यहां पे आया, अब देखो टोटल फी में क्या आया, टोटल फी में बता रहा है कि भैया ये बच्चा अभी तक 2000 रुपया फी दे चुका है। कोर्स फी में क्या आया, देखो कोर्स फी में क्या आया, कोर्स फी के अंदर एक प्रॉपर्टी है 5600, मतलब ये जो मेरा आनंद शंकर है वो जिस कोर्स में है उसका कोर्स फी कितना है, 5600। अब हम इसको ही सबमिट नहीं करते हैं, बंद करते हैं, और इसको फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं हम लोग, ये सही बताया कि नहीं बताया। स्टूडेंट में जाते हैं, पहले स्टूडेंट का कोर्स देखते हैं कि आनंद शंकर का कोर्स क्या है, डिटेल्स में गए, आनंद शंकर का कोर्स क्या है, मैनेजिंग डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल सर्वर, उसका फी कितना है, 5600, मतलब एग्जैक्ट बताया वो। और ये फी अभी तक कितना दिया, देखो 2000 ही दिया। अच्छा चलो अब आगे आते हैं, दूसरे बच्चा का देखते हैं, आकाश कुमार, डिटेल्स, इसका प्रोग्रामिंग यूजिंग सी है, और ये अभी तक 5000 दे चुका है, तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। फिलहाल अभी हम आनंद शंकर वाला ही केस हम लोग सॉल्व करते हैं, ये दो तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। इससे हमको ये समझ में आ गया कि ये काम हमारा हो रहा है।
हमको जो फी चाहिए था पर्टिकुलर स्टूडेंट, मेरे पास एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के उस स्टूडेंट का डिटेल निकाले, उसमें से हमको क्या मिल गया, उसका कोर्स कोड मिल गया, उस कोर्स कोड के बेसिस पर हम कोर्स के साथ ज्वाइन कर लिए और उसमें से उस पर्टिकुलर कोर्स का क्या निकाल लिए, कोर्स फी निकाल लिए, तो सी कैपिटल का। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया जब हम लोग सबमिट करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो मेरा टोटल फी पेड है प्लस, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि अभी भी तो हम लोग फी दे रहे हैं ना, अभी भी तो हम लोग रिसीट काट रहे हैं, तो फी के अंदर जो अमाउंट आया है जो पहले से दिया हुआ है प्लस अभी जो हम दे रहे हैं, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो ग्रेटर हो गया या तो इक्वल्स टू हो गया इसका कोर्स फी नाम का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं, डॉट कोर्स फी, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो हम लोग क्या बोले कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कोर्स फी नाम का प्रॉपर्टी है उससे अगर वो ग्रेटर हो जाता है, ये यहां बंद हो, अगर वो उससे ग्रेटर हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले करेगा मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, ठीक है, मॉडल स्टेट में एक एरर हम लोग ऐड कर देते और इसका की कुछ भी नहीं होगा, एरर हो जाएगा स्टूडेंट ऑलरेडी, या ऐसा लिख सकते हैं P is exceeding, ये होगा ना EXCE डबल, हाँ exceeding the total fee of course, सबमिटेड फी लिख देते, सबमिटेड फी इज एक्सीडिंग द टोटल फी ऑफ, और यहीं से वो क्या करेगा, रिटर्न व्यू, अपने व्यू में चला जाएगा और यहां से क्या लेके चला जाएगा, पी मॉड्यूल, तो अभी क्या होगा कि नीचे जाएगा ही नहीं, यहीं से वापस चला जाएगा अपने फॉर्म के अंदर। अब एक ट्राई करते हैं हम लोग, वो बच्चा 2000 रुपया दे चुका है, ध्यान देना वो बच्चा 2000 रुपया दे चुका है और उसका टोटल फी कितना है 5600, किसका, आनंद शंकर का, आनंद शंकर लेते हैं, टून दे देते हैं, केयर दे देते हैं, यहाँ पे ट्यूशन फी देते हैं और कोई भी एक डेट दे दिए और यहाँ देते हैं हम 7000, तो पहले से 2000 रुपया दिया हुआ है 7000 अभी दे रहे हैं तो 9000 हो जाएगा, देखते ही काम करता है कि नहीं, आया सबमिटेड फीज एक्सीडिंग द टोटल फी ऑफ, डर आ गया। इसमें तुम ये भी बता सकते हो कि उसका कितना ड्यूज है, अब मान लो तुमको कैसे पता चलेगा कि कितना है नहीं है, कितना ड्यू है, फिर उसको जाके ड्यू निकालना पड़ेगा, तुम यहाँ ड्यूज निकाल के भेज सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर वो आ रहा है क्या करेंगे, वेयर ड्यूज इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग डाल देते हैं क्या, जो कोर्स फी है, कोर्स फी मेरा कहां है, कोर्स फी के अंदर है, कोर्स फी डॉट कोर्स फी माइनस टोटल फी पेड, अगर हम लोग ये निकाल लेते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, जो कोर्स फी था और उसमें जो फी है वही बच गया ड्यूज, यहां पे हम लोग के साथ क्या कर देंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ओनली, और इसमें हम लोग इसको कॉन्कैटिनेट इस तरह से करते हैं, प्लस कर देते हैं, होता है आग लगा, प्लस यहां क्या करेंगे, ड्यूज ओनली ड्यूज इज, या अपने हिसाब से मैसेज आप तुम दे सकते हैं, ओनली ड्यूज इज ड्यूज। अब देखो बोल रहा क्या, उसका ड्यूज कितना है, सिर्फ ड्यूज इज ओनली हो जाएगा, ड्यूज इज ओनली,
3600। इसके साथ तुम चाहो फिर यहाँ पे प्लस करके कर सकते हो, या रुपीज ऐसे पहले दे दो, ज्यादा अच्छा रहे। रुपीज ड्यू, तो तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा 7000 से लेना नहीं है। बच्चा को बोलेंगे बाबू तुम्हारा 3600 ही बाकी है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से रंजीत झा का देखो, इसको 1000 और देते हैं, क्या होता है? रंजीत झा का ले लिया तो ले लिया भाई। रंजीत झा कितना पैसा दे चुका है? स्टूडेंट रंजीत झा अभी तक 6000 रुपया दे चुका। अच्छा, और इसका कोर्स फी कितना? 9000, इसलिए हुआ। 6000 दे चुका, यहाँ क्या है? 9000 है। अब हम देते हैं 4000, फिर से रंजीत झा का 4000 काटते हैं। मे का था ना, हमें आप 5000 दे देते, का भी आ गया। तो भैया इसका ड्यू कितना है? सिर्फ 3000। इस तरह से देखो, अगर जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, तो इस तरह का बहुत सारा वैलिडेशन होता है। अब इसमें एक चीज और हम लोग गड़बड़ किए हैं, अब वो तुम लोग ध्यान नहीं दिया कि जनरली क्या होता है, एडमिशन फी, ट्यूशन फी ही काउंट होता है। अब लेट फाइन और तुम्हारा क्या है, अदर फी, एग्जाम फी, ये सब तो तुम्हारा क्या होता है, ये सब तो काउंट नहीं होता। मान लो कभी उसको एग्जाम फी लगा है, तो अभी जो हम लोग लॉजिक लिखे हैं उसमें एग्जाम फी को भी जोड़ के वो तुम्हारा क्या करेगा, चेक करेगा। तुम चाहते हो कि नहीं एग्जाम फी, लेट फी या अदर फी वो क्या हो जाए, वो ना हो, या सिर्फ एडमिशन फी, ट्यूशन फी को ही जोड़ के सम निकालेंगे कितना पे हुआ है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, चलो उसको भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तुम क्या चाहते हो कि नहीं, उसमें जो हम लोग सम कर रहे हैं तो उसमें सारे ये क्या करेगा, एग्जाम फी को भी जोड़ लेगा, लेट फाइन को भी जोड़ लेगा। तो लेट फाइन तुम्हारा कोर्स का पार्ट तो है नहीं, तो यहां पे तुम क्या करोगे, यहां पे तुम और भी कंडीशन लगा दोगे। एंड होता है ना, पेयर में हम लोग को एंड लगाना है। कभी कभी अचानक दिमाग से कुछ निकल जाता है। मल्टीपल कंडीशन के लिए यहां एंड ही होता था ना। एक्स डॉट एक्स का नहीं रहा, एक मिनट, एक्स का एक्स डॉट एक्स का एक्स डॉट एंड ठीक तो है। अच्छा, ये लैम्डा एक ही बार देना हमको, हम लोग जा रहे थे ठीक, हाँ सीधा एक्स डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग देंगे क्या, फी टाइप। जो फी टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए इन, इसमें होना चाहिए, उसमें फी टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला क्या है, एडमिशन फी, ठीक है, और एंड फिर देते हैं, तो एंड यहाँ नहीं देंगे, फिर इन हमको यहाँ पे देना है ना, फी टाइप इन डॉट मल्टीपल, यहाँ पे ऐसे दे, ये हो गया एंड। ये तो होना ही होना चाहिए, एक्स डॉट फी टाइप
इक्वल्स टू एडमिशन फी एडमिशन फी और एक्स डॉट पी टाइप इक्वल्स टू ट्यूशन फी। ट्यूशन फी। अभी क्या हुआ, दो कंडीशन हुआ, एक तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम बोले, और जहां तक फी टाइप है तो उसमें किसको किसको ऐड करेगा, एडमिशन फी और ट्यूशन फी। और ट्यूशन फी बाकी तुम्हारा एग्जाम फी अदर फी उसको फी के फॉर्म छोड़ में देगा। काउंट नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडमिशन फी तुम्हारे यहाँ अलग से लग रहा है, कोर्स फी के बाद होता है ना कि बहुत जगह एडमिशन फी एडिशनल लगता है, तो वहाँ सिर्फ हम लोग ट्यूशन फी लेंगे, बाकी चीज़ नहीं लेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, तो हम लोग के यहाँ सिस्टम ये है कि अगर 5000 का कोर्स है तो एडमिशन से हमें 1000 दिए तो उसी को एडमिशन फी मान लिए। लेकिन अगर एडिशनल है तो एडिशनल लेके चलो। अब देखते हैं हमारा क्या होता है। वापस से हम लोग आते हैं, किसी को फाइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फाइन। रंजीत झा को फाइन लगाते हैं 500, 1000 सर। उसको फाइन में जोड़ते हैं, लेट फाइन 1000 3 में लगा, मान लो 500 क्रिएट कर दिए, यहाँ तो आ गया। अब रंजीत झा का फिर से फी काटते हैं, अब देखते हैं ड्यू कितना बता रहा है, 3000 बता रहा है कि ज़्यादा बता रहा है। अब 5000 डालते हैं, जून का कोई डेट दे देते हैं। अभी भी ड्यू कितना बता रहा है, 3000, जबकि वो 500 तो दे चुका है, 500 तो दिया ना, पहले भी 3000 था, अभी भी 3000 दिखा रहा है। लेकिन अब यहाँ क्यों बता रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ एडमिशन फी को काउंट कर रहा है और किसको काउंट कर रहा है, ट्यूशन फी को। वो लेट फाइन है, बाकी को काउंट नहीं कर रहा है। ये जब सॉफ्टवेयर बनाओगे, एप्लीकेशन बनाओगे, तो इस तरह से बहुत सारा कंडीशंस आएगा। मतलब इतना सिंपल नहीं होता है कि बस क्रड कर दिया और एप्लीकेशन बन गया, ये सारा चीज़ कंसीडर होता है। क्लाइंट आपको बताते जाएगा और उसके हिसाब से आपको चेंजेस करते जाना होगा। ये तो कोई एक और हम लोग कंडीशन ऐड कर दिया कि नहीं इसमें ये चीज़ हो सकता है, लॉजिकली तो गलत है ना, कि कोई लेट फाइन दे रहा है, कोई एग्जामिनेशन फीस दे रहा है, कोई डेवलपमेंट फीस दे रहा है, उसको भी तुम कोर्स फी में जोड़ ले रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद अगर ये चीज़ डाल दी तो उसके बाद लेगा ही नहीं, वो सारा कुछ जोड़ जाकर बोलेगा आपका पैसा सबमिट हो गया, कि लेट फाइन हुआ कहाँ वो। सही बात। ये फाइनली हम लोग ये क्रड कर लिए, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या देखें, ये सारा डेटा भी हमको एक ही साथ दिख रहा है, एक स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल। फ़ोटो अपलोड करने हम लोग नहीं सीखे, इसलिए फ़ोटो वाला भी मॉड्यूल वाला काम नहीं कर रहे हैं। फ़ोटो अपलोड करने वाला आगे पढ़ाएंगे, तो फिर फ़ोटो वाला मॉड्यूल का इसमें हम लोग डाल देंगे। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट में गए, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का हम लोग पूरा प्रोफाइल देखते हैं, देखो यहाँ बता भी रहा एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, और ये क्या है, लेट फाइन। लेट फी इसमें तुम भी कर सकते हो कि नहीं, लेट फाइन को ऐड नहीं करेगा टोटल में, या अगर रखने रहने देते हैं, वो अभी तक कितना पेमेंट किया, तो लेजर है उसका, लेजर में तो सारा डिटेल होना चाहिए, अभी तक कितना पेमेंट कर चुका है वो। इसको थोड़ा सा एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बहुत समय देखो क्या होता है कि यहाँ पे हेडिंग रहता है, एक प्लस होता है, जब क्लिक करेंगे तब वो खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये खुलेगा, उसके लिए बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम बोलोगे तो दिखा देते हो उसको, दिखा दीजिए सर। ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का पार्ट हो जाएगा, थोड़ा और अट्रैक्टिव तुम अपना एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। तरह से रिस्पॉन्सिव वो करने के लिए एक हमारे पास एकॉर्डियन नाम का क्या होता है, कंट्रोल होता है, उसका यूज़ करना पड़ेगा व्यू के अंदर। एकॉर्डियन क्या होता है, देखो इस तरह का बटन्स होता है, दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी किए, अब थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत चीज़ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम बैकअप ले लेते हैं कोड,
छेड़छाड़ करने पे बहुत सारा गड़बड़ भी होता है। स्टूडेंट का हम लोग जाएंगे डिटेल्स में, यही वाला है। हाँ, इसको कॉपी करके एक नोटपैड में फिलहाल रख लेते हैं। अब ये हेडिंग तो रहेगा, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको डालते हैं कमेंट में, तो यहां से हटाएंगे भी नहीं। ओ सॉरी, तो शार्प नहीं ना कि ये कमेंट चलेगा यहाँ। हाँ, HTML वाला कमेंट चले। यहाँ पे HTML वाला कमेंट, पूरा कमेंट में चला गया। अब हम लोग एकॉर्डियन ऐड करेंगे। फिलहाल अभी मेरा 3 ही सेक्शन है और एकॉर्डियन मेरा 3 सेक्शन दे भी रहा है। हाँ चला गया, हो गया क्या? डॉक्स और एकॉर्डियन। अब यहां पे जो मेरा कोड है इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद लोग जाएंगे अपने व्यू के अंदर और यहां आके तो हटा ही देते हैं, दिक्कत करेगा। बहुत जगह क्या है ना कि सिर्फ अब कमेंट भी हो रहा है, तो कौन कमेंट हो रहा है? HTML हो रहा है, C# वाला कोड कमेंट नहीं हो रहा है, तो हटा ही दो। हम लोग उसका बैकअप रख ही लिए हैं। पूरा एकॉर्डियन कॉपी कर दिया। अब एकॉर्डियन में क्या होता है, मेनली ध्यान से समझो, बहुत इजी है। 2 चीज देना होता है। एक होता है एकॉर्डियन का हेडर, ध्यान से देखोगे ये क्या है, एकॉर्डियन आइटम 1 हेडर है, ये उसका डिटेल है, ये हेडर है, ये डिटेल है। तो डिटेल के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसका जो अभी हम लोग कोड है वो डालेंगे, और हेडिंग में जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, फी इंफॉर्मेशन, वो चलो अब इसको एडिट करना शुरू कर। पहला क्या है, पहला जो मेरा है वो हेडर है। हेडर में इसके जगह पे क्या आना चाहिए, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और करना कुछ नहीं है, ये जो तुम्हारा एकॉर्डियन बॉडी है इसके अंदर आपको वो कोड लिखना होगा जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का है। हम लोग ऑलरेडी अभी क्या किए, उसको कॉपी करके नोटपैड में रखे हुए हैं, वहीं से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। एकॉर्डियन बॉडी में, पहला एकॉर्डियन बॉडी में जो था, पहला एकॉर्डियन हेडर ये था, हटा दिया। अब एकॉर्डियन बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डाल। स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मेरा कहां से है, यहां से है ना, ये यहां से है, इसी को ले लेते हैं। ये पूरा डिव है, हाँ डिव नहीं है, H4 तक, DL तक है। तो क्या करते हैं, डिव नहीं लेंगे, DL तक ले लेंगे। उसी को कॉपी किए और यहां पे एक हेडिंग के साथ में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन HR, और उसके बाद क्या किए, जो DL to DL था वो ले लिए, कॉपी किए और कहां डाल दिए, इस पर्टिकुलर पहला जो ये बॉडी है एकॉर्डियन बॉडी 1 वाला में पेस्ट। एक बार इतना रन करा के देखते कैसा दिखा। स्टूडेंट डिटेल्स, आया? स्टूडेंट का डिटेल कहां आ रहा है, स्टूडेंट वाले में। अब बचा ये 2 सेक्शन, हम चाहे तो और भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरा बस ऐसा है कि वहां 3 सेक्शन का कोड दिया और 3 सेक्शन यहाँ पे है। अभी ये सबको हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा। अब आते हैं बॉडी 2 पे, उसका एकॉर्डियन हेडर 2 में जाएंगे। एकॉर्डियन हेडर 2 में जाके हम लोग क्या डालेंगे, क्या है मेरा कोर्स का इंफॉर्मेशन, क्या है कोर्स इंफॉर्मेशन। यहां पे आके कोर्स इंफॉर्मेशन दे दिए। और इसका बॉडी कौन है, यहां पे है, ये स्ट्रांग वाला एकॉर्डियन बॉडी। एकॉर्डियन बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, पुराना लाइन को हटा दिए जो पहले से कोड था, और उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे,
यहां से, या इसको पूरा डाल देते हैं टेबल, और ये भी था जो तुम्हारा टोटल था, तो टोटल को भी ले लेते हैं, यहां तक ले लिए। जो हमारा किसका था, फी था, ये सिर्फ हम लोग इसका डिवीजन छोड़ के उसको कहां डाल देंगे, यहां पे। चलिए अब देखो डबल, ये इसको रिफ्रेश करो, हॉट रीलोड। अब पहला सेक्शन खुला हुआ मेरा, ये देखो कोर्स का इंफॉर्मेशन देखना है, यहाँ अच्छा फी वाला भी आ गया क्या, उसमें ज़्यादा कॉपी हो गया, हाँ ज़्यादा कॉपी हो गया। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक चाहिए था, यहाँ पे हम लोग को चाहिए था टेबल तक, ये डिवीजन और नीचे वाला वो एक्स्ट्रा कॉपी हो गया। हम लोग अंडू करते, पहले हटा देते, उसको हटा दिए, और यहां से फिर सही से कॉपी कर, H4 ये टेबल तक, यही हम लोग नीचे तक कॉपी कर डाल दिए। अब यहां आओ, पहला ओपन है, यहां से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, यहां से कोर्स का इंफॉर्मेशन। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, फी का इंफॉर्मेशन। चलिए इसमें आ जाइए, यहां पे क्या है, फी इंफॉर्मेशन, यहां चले जाएंगे, यहां जाकर देंगे फी इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसका एकॉर्डियन बॉडी को क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसके अंदर का इसको ले लेंगे हम लोग, ये डिप तक, ये डिप तो बाहर का हो गया। देखो कितना बढ़िया हो गया, कोर्स का इंफॉर्मेशन, एक ही सेक्शन खुलेगा, बाकी बंद रहेगा। हुआ प्रोफेशनल। तुम चाहो तो इसका हेडिंग का कलर, तीनों का 3 कलर दे सकते हो, थोड़ा सा अपना अट्रैक्टिव बनाना है तो। जो तुम्हारा एकॉर्डियन हेडर है, ठीक है, एकॉर्डियन हेडर का बीजी लगा दो, बीजी वार्निंग, ये लगा के देखो। अच्छा इसका बैकग्राउंड हो का चेंज, H2 इसी का बैकग्राउंड हम लोग को, एकॉर्डियन आइटम, यही पूरा बैकग्राउंड हो जाएगा। ये हो गया हेडिंग, ये हो गया बॉर्डर, इसको तो डालना होगा वार्निंग। और सब बैकग्राउंड चेंज, बटन का चेंज, ऑडियन बटन, अब देखो हुआ, बटन वाले में चेंज कर, भाई बोले कहीं तो चेंज हो। मान लो ये इसका बटन हो गया, ये बटन में चेंज करना पड़ रहा है, फिर इसका बटन वाला में आएंगे, नेक्स्ट वाले के बटन में, नेक्स्ट वाले का बटन यहाँ है, पीजी सक्सेस, और नीचे वाला का कुछ और ले लो,
खैर पहले ही अच्छा लग रहा था, ज़्यादा झंडी मार लग रहा है, हटा ही दो, बेकार लग रहा है। ऐसे तुम थोड़ा सा और अपने इंटरफेस को, कुछ कुछ कंपोनेंट्स है बूटस्ट्रैप का, या अपना दिमाग लगा के कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते, प्रोफेशनल लुक आ गया। एक बार बना लिए तो इसको, हाँ, इसमें अगर कोई कहेगा सर एकॉर्डियन हम लोग यूज कर रहे हैं, अब हमको चौथा चाहिए, तो क्या करना होगा? तो देखो मेन क्या करना पड़ता है, अगर आपको जितना आइटम ऐड करना है उतना ये वाला जो एकॉर्डियन आइटम है यहां दिखा देते, तो जितना तुम्हारा यहाँ पे आइटम होगा सबके लिए एक एकॉर्डियन आइटम होगा, जिसकी एकॉर्डियन आइटम है, फिर देखो ये एक एकॉर्डियन आइटम है, तो हर एकॉर्डियन तो मान लो एक चौथा चाहिए, तुम क्या करोगे, एकॉर्डियन आइटम को कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज ध्यान देना पड़ता है, हर एकॉर्डियन आइटम का एक नाम होता है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एस कॉलेप्स 3 और यहाँ पे एरिया कंट्रोल कॉलेप्स 3 है, तो ये फिर अगला जो कॉपी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉलेप्स 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, देखो तो आईडी में यहाँ है ना, फिर यहाँ पे भी देखो तुम्हारा कॉलेप्स कहाँ गया है ना, 3 आईडी में, तो अगर यहाँ पे 4 देंगे तो यहाँ 4, जैसे कि एक हम यहाँ पे करके दिखा देते, तो अगर तुमको एक और एकॉर्डियन बनाना है, तुम्हारा एकॉर्डियन कितना डिव के अंदर बन रहा है, एकॉर्डियन आइटम जो है कितना डिव के बाद शुरू हो रहा है, एक डिव के बाद, इसका मतलब हमारा एक डिव के बाद एकॉर्डियन आइटम, यह है पूरा एकॉर्डियन आइटम हम कॉपी पेस्ट कर, एक डिव के बाद का, और उसको पेस्ट कर दिए। अभी देखो इसको फिर से रन करा, अभी देखो क्या होगा प्रॉब्लम, अभी कॉपी पेस्ट कर देने से सॉल्यूशन नहीं होता है। देखो हम ये एक फी को क्लिक किया तो दोनों फी खुल गया, क्योंकि दोनों का आईडी सेम है, जो भी काम होगा दोनों पे होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर आपको कुछ अलग करना है इसके अंदर, यहाँ पे जो मेरा लास्ट वाला एकॉर्डियन आइटम है, एकॉर्डियन आइटम, हाँ, यहाँ पे हमको कॉलेप्स 3 की जगह 1 2 3 चल रहा है, तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ 4 कर देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये छोटा छोटा चीज बूट स्ट्रैप में आपको चेंजेस करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर आईडी में क्या कर देंगे, ऊपर 4 दिए तो यहाँ पे भी क्या दे देंगे 4, तो इसका अब अलग आइडेंटिटी हो गया, क्या एक आइडेंटिटी अलग हो गया। अब क्या होगा देखो, 3 को खोलेंगे, जैसे ये खोले तो 3 खुला, 4 नहीं खुला, 4 अलग से खुलेगा। ऐसे जितना चाहे उतना हम लोग बना सकते हैं। इसके अंदर तुम्हारा जो अलग इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे, हो सकता है कुछ फोटो वोटो का या कुछ और डालना है, तो वो वहां डाल सकते हैं हम लोग, फिलहाल हटा देते हैं। लेकिन हम बताया कि अगर तुमको और जितना चाहिए उतना हम लोग ऐड कर सकते हैं, बस सबका तुमको थोड़ा बहुत आईडी वगैरह चेंज करना पड़ता है। अभी हम हटा दिए उसको, बाद में झमेला ना हो कुछ। इस तरह से एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। जो भी नॉर्मल एंटिटी फ्रेमवर्क जो बेस आपको नॉलेज होना चाहिए, खास करके जो कैसे क्रड करते हैं, कोड फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट, रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, वो सारा कुछ देखें, प्लस एक बेसिक चीज बताया कि कैसे कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर। ये टॉपिक हम लोग का आज खत्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। लेकिन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क से पहले हम सोच रहे हैं कि ये बता दें फोटो अपलोड करने का, पिक्चर कैसे अपलोड कर, क्योंकि डेटाबेस में जनरली जब आप काम करेंगे तो वहाँ बहुत समय आपको यूजर का फोटो, क्लाइंट का फोटो, स्टूडेंट का फोटो, प्रोडक्ट का फोटो, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो हम लोग देख सकते हैं, तो उतना टाइम बचा हो जाए। तो यार क्या बता दे आज, जहां तक बात है फोटो अगर अपलोड करने का, तो आज मोटा मोटी आइडिया बता देते हैं कि फोटो अपलोड 2 तरीके से होता है। एक तो ये है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं या कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर डाल देना,
शुरुआत में स्टार्टिंग में लोग इस तरह से करता था। तो होता क्या है कि आप जब फोटो को अपलोड करते हैं फिर उसको वो क्या करता है, बाइट एरे में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डेटाबेस में फोटो तो स्टोर होता नहीं है। वहां जब भी स्टोर होगा तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल डेटा के फॉर्म में जाएगा, या तो बाइट एरे जाएगा, या फिर टेक्स्ट जाएगा, न्यूमेरिक डेटा जाएगा। तो फिर बाइट एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया जाता था। अब फिर जब तुम्हारा उस फोटो के लिए रिक्वेस्ट होता था तो फिर वो बाइट एरे के फॉर्म में रीड करते थे, फिर उसको पिक्चर में कन्वर्ट करते थे, फिर क्लाइंट को भेजते थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होता है कि जो तुम्हारा प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो होता है। कि तुम जब अपलोड कर रहे हो तो सोचो मान लो 2-3 MB का फाइल तुम अपलोड किए, तो पहला प्रॉब्लम क्या होगा, पहला प्रॉब्लम होगा कि उसको फिर पहले तो कन्वर्ट करना बाइट एरे में, उसके लिए कुछ C# का कोड रन होगा, फिर तुम उसको डेटाबेस में स्टोर करोगे। अब 2-3 MB 4 MB का फाइल अगर डेटाबेस में डालोगे तो डेटाबेस का साइज भी बहुत जल्दी भरेगा। और तुमको पता होगा, तुम लोग अगर कोई भी डिप्लॉय करने जाते हो तो तुम्हारा जब होस्टिंग करते हो तो होस्टिंग में जो सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज होता है डेटाबेस होता है। डेटाबेस का स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, डेटाबेस का स्पेस तुम ज्यादा यूज करोगे तो तुमको ज्यादा पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्पेस। तो नॉर्मल जो होस्टिंग स्पेस है वो तुमको सस्ता मिलता है, लेकिन अगर डेटाबेस साइज बड़ा होगा, डेटाबेस का साइज तुम इंक्रीज करोगे तो उसका तुमको होस्टिंग का पैसा ज्यादा लगेगा। इसलिए डेटाबेस को लाइट रखा जाता है। तो डेटाबेस को लाइट रखने के लिए और परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए जनरली क्या होता है कि जब तुम फोटो अपलोड करते हो तो वो फोटो सर्वर पे एज एन फाइल ही अपलोड होता है, और वो फाइल के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा। और फाइल कहां पे अपलोड हुआ है और फाइल का नाम क्या है उसका सिर्फ पाथ स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जैसे बाकी डिटेल्स जाएगा तो बाकी डिटेल्स के साथ क्या जाएगा, उसका पाथ चला जाएगा। तो चलो हम लोग इसी में बना ही लेते हैं, इसी में इमेज अपलोड करेंगे। तो पहले क्या है, हमारे पास फोटो वाला ये तो बना हुआ है मॉडल। फोटो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरली आपका एक फोटो का आईडी होगा, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड फोटो पाथ, हाँ ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, किस स्टूडेंट का है ये फोटो वो होगा, और उसका एक तो फॉरेन की के लिए हम लोग बना के रखे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बनाते हैं क्रड। इसके लिए पहला काम क्या होगा, कंट्रोलर बनाएंगे, फोटो कंट्रोलर, राइट क्लिक, ऐड और कंट्रोलर, सारा एक ही साथ बना दो। मॉडल क्लास फोटो, फोटोज कंट्रोलर की जगह फोटो कंट्रोलर कर दो, और यहां पे आ गया। अब यहां पे हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा इसके लिए जरूरत नहीं है, क्या नाम है, आईडी वगैरह का, नॉर्मल आईडी जो चल रहा वही चलेगा। यहां पे देखोगे कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी इंजेक्ट हो चुका है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो चुका है, ये इसको कॉल करा रहा है, इसका व्यू भी बन चुका होगा। हम लोग पहले लेआउट के अंदर एक फोटो अप वाला डाल देते हैं। हम एक अलग सा प्रोजेक्ट बता देंगे फोटो के साथ में, फिर हम लोग नॉर्मल थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज जो टाइम बचा हुआ उसके अंदर। लेआउट, लेआउट के अंदर एक और आइटम डालते हैं कि जब स्टूडेंट मेरा रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसका फोटो भी हम लोग अपलोड कर पाएंगे। फोटो, और यहां पे हो जाएगा इंडेक्स, यहां पे हो जाएगा फोटो, या कुछ भी दे दो, स्टूडेंट आ गया। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अब यहाँ क्रिएट न्यू में जाएंगे, क्रिएट न्यू में जाएंगे तो ये आएगा। लेकिन आप फोटो पाथ के जगह पे यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ता है। पहला चीज ये है कि जब भी हम लोग फोटो अपलोड करने के लिए बनाते हैं तो फोटो अपलोड करने के लिए फोटो का जो पाथ जाता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं जाता, वो एक अलग डेटा टाइप में जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब तुम नॉर्मल फॉर्म अगर इसका क्रड वाला यूज करोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है।
तो हम लोग एक काम करते हैं, फोटो अपलोड करते समय 2-3 चीज का ध्यान देना होगा। पहला, अभी जो मेरे पास फोटो नाम का कंट्रोलर है, सॉरी मॉडल है, तो डेटाबेस में इसके साथ काम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम डेटा को भेजेंगे, तो जब डेटा को भेजेंगे तो हम तो यहाँ पे बताएं कि फोटो का पाथ क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अभी स्ट्रिंग क्यों दिए हैं? क्योंकि स्ट्रिंग इसलिए दिए हैं क्योंकि वहां पे मेरा क्या हो जाए, डेटाबेस में टेक्स्ट के लिए कॉलम बन जाए, क्योंकि वहां तो पाथ रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब डेटा मेरा आएगा फोटो का, उसके लिए जो डेटा टाइप होता है मॉडल के अंदर जो होगा, वो होगा हमारा क्या, इमेज होता फॉर्म फाइल, फॉर्म फाइल। जब हमारा कोई भी फाइल ट्रांसफर होता है, कहां से, व्यू से कंट्रोलर को, तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर वो डेटा जाता है, उस प्रॉपर्टी का जो मेरा डेटा टाइप होना चाहिए, फॉर्म फाइल होना चाहिए। तो अगर तुम मॉडल में फॉर्म फाइल कर दोगे तो फिर इस फॉर्म फाइल के लिए कोई एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप नहीं, जहां पे क्या होगा, जहां पे तुम्हारा वो कॉलम का वो डेटा टाइप सेट हो पाए। तो वहां पे तुमको मॉडल के अंदर क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मॉडल को हम लोग डेटा लाने ले जाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कहां से, फॉर्म से लाने के लिए या फिर अपना व्यू में भेजने के लिए। इसका यूज हो सकता है सिर्फ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो हम ये बताए थे व्यू मॉडल के बारे में उस समय भी, जब व्यू मॉडल पढ़ाए थे। व्यू मॉडल का यूज क्या होता है? व्यू मॉडल का यूज होता है कि जब कभी भी आपका मॉडल का स्ट्रक्चर व्यू के स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर मॉडल में जितना तुम्हारा प्रॉपर्टीज है, व्यू के अंदर उतना प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखाना है, नहीं यूज करना है, तो कहीं पे भी व्यू और मॉडल का मिसमैच होता है, वहां पे हम लोग अलग से मॉडल बनाते हैं टू कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर टू व्यू। हाँ, कंट्रोलर टू डेटाबेस जो जाएगा वो तुम्हारा नॉर्मल मॉडल यूज होगा, लेकिन जो तुम्हारा कंट्रोलर टू व्यू जो डेटा ट्रांसफर होगा, उसके लिए एक अलग से मॉडल बना देगा। क्यों बनाना पड़ रहा है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो व्यू से आप कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल, इमेज फाइल जो भेजते हैं, तो अगर वो मॉडल के थ्रू भेज रहे हैं, तो मॉडल के अंदर उस जो भी प्रॉपर्टी के साथ वो बाइंड रहेगा, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्रॉम फाइल होना चाहिए। तो मॉडल के अंदर अगर तुम फ्रॉम फाइल कर दोगे, तो फिर प्रॉब्लम कहां होगा कि फ्रॉम फाइल के लिए एसक्यूएल सर्वर के अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है, तो फिर ये एसक्यूएल सर्वर के साथ ये प्रॉपर्टी मैप नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर हम लोग स्ट्रिंग रखेंगे, और जो कंट्रोलर और व्यू के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, वो होगा व्यू मॉडल्स होगा। तो चलो एक व्यू मॉडल बनाते हैं, फोटो व्यू मॉडल। यहां पे आते हैं, देखो व्यू मॉडल के बारे में पूछा, व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट आ गया तुरंत। ऐड एक फोल्डर बना लेते हैं, इसके लिए जनरली अलग फोल्डर बनाते हैं हम लोग। डीटीओ के लिए यही व्यू मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, यही अगर तुम्हारा क्या होगा, वेब एपीआई के अंदर होगा, तो वहां पे व्यू मॉडल की जगह हम लोग उसको डीटीओ बोलते हैं। इसके अंदर एक ऐड करते हैं मॉडल, फोटो व्यू मॉडल। फोटो व्यू मॉडल डॉट सी एस, और उसके अंदर सारा प्रॉपर्टी वही रखेंगे जो फोटो के अंदर है, बस एक का डेटा टाइप चेंज हो। सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा फ्रॉम फॉर्म फाइल। जनरली ये नलेबल होता है, इसलिए नल कर दो। तो पहला काम तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसके लिए क्रिएट के अंदर आपको काम करना है। अभी मान लो कि ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट अब हमारा, ध्यान से देखो, क्रिएट जो हमारा बना होगा इसका, वो किसका ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा फोटो का। अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिएट, भैया तुम फोटो का ऑब्जेक्ट ना लोगे ना दोगे, तुम किसका करोगे, हम लोग अलग से एक मॉडल बनाया उसका लोगे। तो चलो लोग आते हैं कहां पे, व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आ जाते हैं फोटो के अंदर, और फोटो के अंदर आते हैं क्रिएट। और यहां पे जो ये किसको ले रहा है, फोटो का ले रहा है, उसकी जगह बोलेंगे नहीं, फोटो व्यू मॉडल का लेगा। और ये मॉडल्स के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है, व्यू मॉडल्स के अंदर। यहां भी काम हो गया। आ देते हैं ऐड न्यू। दूसरा चीज, कोई भी ऐसा फॉर्म जो फाइल को ले जाता है और ले आता है, उसमें एक आपको यहां पे देना पड़ता है एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट नहीं,
कटी होता है फॉर्म के अंदर। इनक्रिप्ट वाला क्या इनक्रिप्ट? सर ENC टाइप फॉर्मेट ऐसा कुछ। कुछ था इसी तरह से, ENC टाइप, हाँ इंक्रिप्शन टाइप। इंक्रिप्शन टाइप क्या होता है? एप्लीकेशन एक्स फॉर्म, एक मिनट, इंक्रिप्शन टाइप, इसको इंक्रिप्शन टाइप बोलते हैं, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। इंक्रिप्शन टाइप क्यों यूज करते हैं? देखो, ये कोई नॉर्मल कोई भी फोटो या फाइल जो होता है वो नॉर्मल तुम्हारा टेक्स्ट नहीं है, नॉर्मल कोई नंबर नहीं है, तो वो डेटा जब आता है तो वो इंक्रिप्ट होके आता है और इंक्रिप्ट होके जाता है। यहाँ पे इंक्रिप्शन का कौन सा टाइप यूज होगा, यहाँ हम बता दिए कि मल्टीपार्ट होगा। जब जाएगा तो छोटा छोटा, क्योंकि बड़ा फाइल पिक्चर होता है, वीडियो होता है, PDF होता है, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो मल्टीपल पार्ट में उसको ऐड तोड़ेगा, इंक्रिप्ट करके भेज देगा। एक तो यहाँ पे काम हुआ। दूसरा हमको क्या चेंज करना है? दूसरा जो हमको चेंज करना है कि ये फोटो वाला हम नीचे रखना चाहते हैं। पहले मेरा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कोड रहेगा और फिर फोटो रहेगा, और फोटो का जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा? फाइल बॉक्स बन जाएगा। ये चेंजेस हुआ। बाकी जो तुम अपना यहां पे कर सकते हो, ऐड फोटो फॉर स्टूडेंट, इसको हटा देते हैं। बाकी जो बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग लेके चल रहे थे शुरू से, वो लेके चल सकते हैं। यहां पे भी में बना ही देते जब काम चल रहा है मेरा। तो रो में हो जाएगा ये, और कॉलम में क्लास इक्वल्स टू BTN, BTN चला था सेकेंडरी, बैक वाला सेकेंडरी था, और इसमें दे देंगे empty2। और तीसरा यहाँ पे स्टूडेंट का तुमको बनाना ही नहीं है, तो हटा दिए। ये देखो मेरा क्रिएट बन गया, किसका क्रिएट बन गया? मेरा फोटो का। अभी इंडेक्स भी हम लोग सुधार लेंगे इसको। आया? अब यहां पे रजिस्ट्रेशन कोड जो है ये मेरा ड्रॉप डाउन होना चाहिए। वहां पे हम लोग किए थे ना भाई, रजिस्ट्रेशन कोड मेरा ड्रॉप डाउन होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है हमको? इसके लिए याद होगा, अभी हम लोग फी वाले में जो काम किए थे वही यहां करेंगे। जो फी का क्रिएट था, याद है? फी के क्रिएट में हम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट कर ले रहे थे। कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट कर लेते हैं, फिर डेटाबेस का काम करना है, उनको स्टूडेंट का डिटेल निकालना, और यहां एक सेलेक्ट लिस्ट बना लेंगे हम, सेलेक्ट आइटम्स का, जैसे वहां बनाए थे। याद होगा, where st मेरे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सारा स्टूडेंट का सेलेक्ट लिस्ट आइटम आ गया, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसको इनपुट की जगह क्या बना देंगे? सेलेक्ट, सेलेक्ट, और यहां पे दे देंगे हम लोग SP4 रेस कोड क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट, और यहां हो जाएगा SP आइटम्स और @ST। अब जो भी, अच्छा ये तो फिर से वही गड़बड़ हो जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट होगा जिसका फोटो अपलोड करना, वहां नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे सामने आ जाएगा। आ गया? तो यहां से हम लोग फोटो सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें तुम फिल्टर्स वगैरह चाहो तो लगा सकते हो कि सिर्फ इमेज आना चाहिए, जो भी चीज है। यहाँ पर ये ASP आइटम्स क्या है? हाँ,
यहाँ पर ये ESP आइटम्स, ESP हाइफन आइटम्स इक्वल टू @ST इट्स मॉडल है क्या? कहाँ पे दिख रहा है तुमको? लाइन नंबर 20 लाइन नंबर 20 के एंड में। तो लिखे हैं ना, और लास्ट में लिखे हैं जो ये बोल रहे हो? और आगे SPI आइटम्स, राइट। हाँ ये एसपी आइटम हम लोग यहाँ पे बनाए ना, सेलेक्ट लिस्ट, जो भी कॉम्बो बॉक्स में जो हम लोग डेटाबेस से डेटा फेच करके, तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था इसको। ओके ओके ओके। जैसे तुम चाहते हो कि कोई भी कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर कोई आइटम डेटाबेस से आके पॉपुलेट हो जाए, तो डेटाबेस से हम लोग क्या किए, यहाँ पे डेटा को निकाले और वो सारा डेटा को एसटी के अंदर स्टोर कर लिए सेलेक्ट लिस्ट बना के, और यहाँ पे उसको क्या किए, उसके साथ लिंक कर लिए। ये जो तुम्हारा यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जिसमें ये ऑलरेडी पहले से क्या हो रहा है, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम दिख रहा है, ये तुम्हारे डेटाबेस से आके आ रहा है। ये लास्ट वीडियो, लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किए थे क्या? नहीं, भी थोड़ा बाहर गया था घूमने के लिए। वो लास्ट वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस लिए। ठीक है। ये एक्चुअली कोई भी ड्रॉप डाउन जहाँ पे तुम चाहते हो कि डेटाबेस से डेटा आके क्या हो जाए, पॉपुलेट हो जाए, तो एक तरीका हम लोग पढ़े थे जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर में वो डेटा को रिसीव करते हैं और वहाँ व्यू बैग में डाल के यहाँ भेजते थे, यहाँ पे व्यू बैग डॉट ऐसे करके देते थे। राइट। हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट कर लिए उसको, कहाँ पे, व्यू के अंदर, जो कंट्रोलर के अंदर करते थे उसकी जगह पे व्यू के अंदर इंजेक्ट करके यहीं से यूज़ कर लिए लोकल में। समझ गया। जब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये क्रिएट को कॉल करेगा, लेकिन अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होगा, जब क्रिएट को कॉल करेगा ये रिसीव कौन सा ऑब्जेक्ट को किया है, फोटो व्यू मॉडल को। रिसीव किसको किया, फोटो व्यू मॉडल को। ये भेजेगा भी क्या, फोटो व्यू मॉडल भेजेगा। अब तुमको यहाँ पे जाना होगा फोटो कंट्रोलर के अंदर, और जो क्रिएट का जो मेरा ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो व्यू मॉडल हो जाएगा। और ये फोटो व्यू मॉडल कहाँ मिलेगा, के लिए नेम स्पेस को आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग करना पड़ेगा। ये आ गया, सारा कुछ वही है। स्टूडेंट तो आ नहीं रहा, तो स्टूडेंट को यहाँ से हटा देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी फ़ोटो तो अपलोड करना होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ से आया किस में, फ़ोटो व्यू मॉडल में, और आपको डेटाबेस में क्या भेजना है, आपको डेटाबेस में भेजना है फ़ोटो। तो अब इसमें से जो डेटा आया है, पहले तो हम लोग को फ़ोटो को अपलोड करेंगे, और फोटो अपलोड करने के बाद सबको फ़ोटो मॉडल बना के, फ़ोटो मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर ट्रांसफ़र करके तब भेजना होगा। लेकिन अब जो फोटो अपलोड करने वाला कोड है वो हम लोग अब अगले क्लास देखें, यहाँ से कैसे फ़ोटो को अपलोड किया जाएगा। तो फोटो अपलोड में क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा फोल्डर बनाना होगा, कहाँ पे, स्टैटिक लोकेशन में। और स्टैटिक लोकेशन कहाँ होता है, स्टैटिक लोकेशन होता है आपका रूट, जो भी अपलोड होगा वो यहाँ होगा। इस www रूट के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेंगे हम लोग, उस पर राइट क्लिक करके किसी भी नाम से बना सकते हो। मान लो स्टूडेंट फ़ोटो है, तुम यहाँ पे क्या करते हो, फोल्डर ले लोगे और यहाँ क्या कर दोगे, स्टूडेंट फोटो, और किसी चीज़ का फोटो होगा तो अगर होगा तो वहाँ पे डाल देंगे। तो जो भी ये अब तुम्हारा एक फोल्डर बन गया। यहाँ पे ये जब हम लोग इसको अप डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे एक रूट फोल्डर होगा। जब भी जहाँ पे भी हम लोग डिप्लॉय करेंगे वहाँ रूट फोल्डर होगा। रूट फोल्डर के अंदर स्टूडेंट फोटो नाम से एक फोल्डर होगा, और जो भी फोटो अपलोड करेंगे यहीं पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए कुछ C# का कोड लिखना होता है, वो हम अगले क्लास बताएंगे। सर जब फोटो सिलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू भी मिलेगा क्या इसमें? अगर चाहो तो मिल सकता है, उसके लिए फिर तुमको थोड़ा jQuery का कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए तुमको यहाँ पे एक एरिया बना के इस जगह पे या कहीं पे भी तुम जहाँ चाहो, फॉर्म में भी बना सकते हो, तुम ऊपर में बना दो। और जब तुम यहाँ से फोटो सेलेक्ट करोगे तो jQuery से तुम उसको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा सकते हो। सर वो एक बार भी दिखा बता दीजिए। देंगे, ठीक, वो भी कर दो। और एक तो है कि साइज रिस्ट्रिक्शन पकड़ लीजिए। वो भी हो जाएगा, साइज रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तुम्हारा क्या नाम है, फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, तो मंडे को हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट सर। चलो।